हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 15। इसका शीर्षक है कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबर पर नहीं छिपा होता। आइए हम जानते हैं लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, और मैं इसको ध्यान से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे कि हम धन संपत्ति मामले में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है। हर चीज का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीजों के लिए कुछ कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीजों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उसका अनुभव न कर ले। जब बिल अतिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी। उसकी शुद्ध संपत्ति $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रहती थी और जो कॉर्पोरेट कुलीन तंत्र पर का चमकता एक उदाहरण था, फिर से मानो टूट कर ढह गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तीय विभाग को अव्यवस्था करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। फलतः इसे मिट्टी के मोल के भाव बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनसे कई बिलियंस का नुकसान हुआ। जेई का स्टॉक 2007 में $40 से गिर के 2008 में $7 पर आ पहुंचा। सीईओ जेफ इमेल्ट, जो 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंब रूप से निष्ठुर दोषारोपण किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व और लाभांश में कटौती की और कर्मियों को बाहर निकाला गया और जाहिर तौर पे स्टॉक गिरते मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजकीय संपत्ति होती है वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2007 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते समय इमेल्ट कुछ गहन कर गए। अपने उन आलोचकों को जवाब देते उन्होंने जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था, कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए वह प्रत्यक्ष था। इमेल्ट ने अपने कर्म 19 से कहा था कि हर काम तब तक आसान नजर आता जब तक आप उसे करना रहे हो, और हर काम तब तक आसान नजर आता जब आप उसे करना रहे हो, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, अल्पावधि निवेशक, नियामक, यूनियन, दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्या को तीव्रता को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना न कर रहे हो। इमेल्ट को कर्मानुयायी जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यही बात इसी तरह समझी। बहुत सी चीजें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है जब हम अतिविश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह से नहीं आंक पाते, इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। 2018 तक 50 वर्ष के अंतराल में S&P में 119 गुना की वृद्धि हुई। आपको करना बस यह था कि आराम से बैठकर अपनी संपत्ति की कंपाउंडिंग होने देते। लेकिन जाहिर सी बात है, सफल निवेश आसान ही नजर आते हैं जब उसे आप खुद न कर रहे हो। स्टॉक लंबे समय तक रोक कर रखिए। आप अक्सर सुनेंगे यह अच्छी सलाह है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर योग्य चीज की तरह सफल निवेश भी एक मूल्य की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर का या सेंट नहीं है। यह अस्थिरता, भय, शंका, अनिश्चितता और पछतावा वे सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना न करें। यह समझने की असमर्थता की निवेश का मूल्य भी होता है, हमें बिना कुछ किए पाने के लिए लुभा सकती है, और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता हो। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं। इसके लिए $30,000 का भुगतान करें, दूसरा एक सस्ती कार, इस्तेमाल हुई कार ढूंढें, और तीसरा इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना चाहते हैं, क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लुभाव पर भारी पड़ जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप अगले 30 वर्षों में 11% प्रतिफल कमाना चाहते हैं, जिससे आप शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त हो सके। क्या यह पारितोषिक मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह स्टॉक मार्केट का एक कभी खत्म न होने वाला उपहास है जो बड़े प्रतिफल देती है फिर भी जल्दी उन्हें ले भी लेती है। लाभांश मिलकर 1950 से लेकर 2019 के बीच डॉ जेम्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का वार्षिक प्रतिफल दिया, जो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल भयंकर रूप से अधिक रहा है। इस चार्ट में छायांकित रेखाएं दर्शाती हैं कि यह अपने पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम 5% कम थी। मार्केट प्रतिफल का प्रति मूल्य यह होता है। यह शुल्क एक प्रवेश शुल्क है और यह काफी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की तरह ही जितना बड़ा प्रतिफल होगा उतने ही अधिक मूल्य है। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 के बीच 35,000% का प्रतिफल दिया है, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 3,19,000% का प्रतिफल दिया है, इतिहास के सबसे अधिक प्रतिफल में से एक, लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले सर्वाधिक मूल्य से कम पर कारोबार किया है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार की तरह यहाँ भी आपके पास कुछ विकल्प हैं। अस्थिरता और उथल पुथल को स्वीकार कर आप यह मूल्य चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनिश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल की गई कार की तरह, या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं। प्रतिफल पाने का प्रयत्न करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोरी की तरह। हालांकि वे नेक नियत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्यनीतियां बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सकें। वे ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। अधिकतर निवेशक थोड़े बहुत अनुभव से भी यह जान लेते हैं कि अस्थिरता आम और सामान्य है। फिर काफी निवेशक अगले कदम के रूप में वह चुनते हैं जो सबसे तर्कशील प्रतीत होता है, इसे बचने का प्रयास करना। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देता जो बिना मूल्य चुकाए पारितोषिक पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बच निकल जाएं, कहीं अधिक पकड़े भी जाएंगे और उन्हें दंड भी दिया जाएगा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नजर डाली, जिनकी कार्यनीति सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम जोखिम पर अधिक मार्केट प्रतिफल प्राप्त कर सकें। वे बिना मूल्य चुकाए प्रतिफल पाना चाहते थे। यह शोध 2010 के माध्यम से 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित था, जब यूएस स्टॉक मार्केट में मंदी के डर से घमासान मचा था और S&P 500 में 20% की गिरावट आई थी। ठीक इसी तरह वातावरण के सामरिक फंड का काम करते हैं। यह उनका जगमगाने का समय था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। इनमें से मात्र ने 9 के प्रतिफल जोखिम समायोजित बेहतर थे, बजाय साधारण 60-40 स्टॉक बॉन्ड के। 1/4 से कम सामरिक फंड में सूचकांक से छोटी गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के अलावा ने कम लाभ प्राप्त किया, अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना हेज फंड होते हैं। बहुत से निवेशक निवेश करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक के जिन फंड में निवेश किया उनमें प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत की दर से कमजोर प्रदर्शन किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोके रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं ये लाइन दोबारा फिर पढ़ना चाहूंगा, अब इसको अच्छे से सुनेंगे। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस जी की बात करते हैं, उनकी त्रुटियों में से एक पूरा CEO जैक वेल्च के काल के से उत्पन्न होती है।
वेल में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रसिद्ध हो गए कि प्रति शेयर त्रैमासिक आय वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे वे ग्रैंड मास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के पत्रकार 0.5% प्रति डॉलर शेयर की अपेक्षा करते तो जैक कुछ भी करके 0.26% प्रदान करते, फिर चाहे व्यवसाय या अर्थव्यवस्था की दशा कैसी भी हो। वे ऐसा आंकड़ों के परिमार्जन से करते थे। यह उदार विवरण है। भविष्य के तिमाही में से लाभ निकालकर वर्तमान तिमाही में डालना ताकि आज्ञाकारी आंकड़े आपके मालिक को सलाम कर सके। फोर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने लगातार 2 सालों तक लक्ष्य उपभोक्ताओं के बजाय बेनाम वित्तीय सहभागियों को लोकोमोटिव बेचे, जिसने स्वामित्व के अधिकतर जोखिम को जो जीई पर ला छोड़ा। वेल्च ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब द स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट काल को लेकर हमारे व्यवसाय प्रधानों की प्रतिक्रिया जीई संस्कृति की प्रारूप थी। तिमाही के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वे अचंभे को अपसेट करने के लिए सिवा अपने व्यवसाय में से अतिरिक्त $10 मिलियन और $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते थे। नतीजा यह निकला कि वेल्च के नेतृत्व में शेयरधारकों को मूल्य चुकाना नहीं पड़ा। उन्हें स्थिरता और पूरे अनुमयता प्राप्त हुई। एक ऐसा स्टॉक जो दर बिना अनिश्चितता के और अचंभे के बढ़ता रहा, फिर बिल तय हो गया। जैसा कि होता है, जेई के शेयरधारकों को 1 दशक तक उस माह के घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दाव पेंच के कारण परिलक्षित थी। वेल्व ने के युग के छोटे से मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विचित्र उदाहरण विफल गिरवी जो फ्रेडी मैक और फ्रेनी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में अपने वर्तमान आय को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उस लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर निवेशकों को सहजता और पूर्वानुमेयता के भ्रम में रखा जा सके, मूल्य न चुकाने का भ्रम। प्रश्न यह उठता है कि इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बच जाते हैं? जवाब आसान है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइस टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने की शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है। हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी होते हैं। जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे, वह घटाऊ से जुर्माने के रूप में दिखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना इस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे या आपके निवेश का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशकों की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए निवेशकों के लिए दोहरे रूप से सच है जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे, चीजें अलग अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को यह लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य था। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही होता है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और न कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहाँ की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते हैं।
आप ऐसे भी एक अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, अनिश्चितता का शुल्क, प्रतिफल का मूल्य, कम शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और बॉन्ड से बड़े प्रतिफल पाने का शुल्क प्रवेश शुल्क है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करने का यह एक तरीका होता है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है, लेकिन अगर आप उस प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। मूल्य का पता करें और फिर इसे चुकाएं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी वर्जन, चैप्टर नंबर 15। इसमें लेखक ने बताया कि हम कुछ भी चीजें फ्री नहीं होती है, और ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। और उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे हम किसी चीज का कोई कार खरीदते हैं या फिर कोई हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीदते हैं, तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में आते ही उनका व्यवहार बदल जाता है और वे सोचते हैं कि एकदम से हम अमीर बन जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका भी मूल्य चुकाना पड़ता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।